नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन ई कॉन्क्लेव में आज हम बात करेंगे राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर, कोविड को लेकर जागरूकता और साथ ही न्यूरो संबंधी विषय से जुड़े पहलुओं के बारे में। विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दिग्गज हस्तियां। सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता झुंझुनू से कमलकांत शर्मा जी से। कमलकांत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। कमलकांत शर्मा जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कोरोना के मद्देनजर जागरूकता के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? प्रथम वेव कोरोना का आया था, उस समय पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ था और वो भय का होना आवश्यक भी था। उस समय उस लॉकडाउन के अंदर हमने शहर के कई वार्डों को गोद लिया और घर घर जाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई। इसके अलावा मास्क है, सैनिटाइजर है, मेडिसिन है और जरूरतमंद लोगों को जिन जिन रोजमर्रा की वस्तुओं की आवश्यकता थी वो पहुंचाने का कार्य भी हमने किया। उस समय लंबे समय तक प्रवासी मजदूर जो कि फंसे हुए थे, उनको स्वयं के खर्चे पे हमने गाड़ियों के माध्यम से प्रशासन से अनुमति लेकर बिहार है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, जहां के भी वो थे वहां तक पहुंचाने का कार्य भी किया। दूसरा वेव जब आया, दूसरी लहर जब आई, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत चल रही थी तो हमने गुजरात से ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर इत्यादि सामग्रियों को मंगवाकर और जो ऑक्सीजन की पूर्ति की जो आवश्यकता थी उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जो ये तीसरी लहर है, इसके अंदर लोगों के अंदर भय नहीं है, मौत का भय नहीं है। लोगों के अंदर इस महामारी को लेकर भय जो है वो समाप्त हो गया, जो कि बहुत ही खतरनाक है। लोगों के अंदर भय होना चाहिए, स्वयं को जिम्मेदार होना चाहिए, इस भय से लड़ने का स्वयं, और अपने जो चिर परिचित लोग हैं उनको भी बचाने का प्रयास करें, उनको हम सजग करें कि हमारे अंदर एक भय होना चाहिए। क्योंकि अगर भय नहीं होगा तो पुलिस और प्रशासन हमें नहीं बचाएगा, चिकित्सक टीम है वो हमें नहीं बचा पाएगी। आज क्या हो रहा है, पुलिस या अन्य पुलिस कर्मियों को मास्क लगा लिया जाता है। ये ही इस महामारी को बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ी मतलब की कारण रहा है। हमें पुलिस और प्रशासन से नहीं डरना है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के प्रति जिम्मेदार होकर इस महामारी से, इस बीमारी से डरना है, अपनी मौत को लेकर डरना है। जब तक ये सजगता, ये जागरूकता लोगों के अंदर नहीं आएगी, तब तक हम इस महामारी से नहीं बच सकते, इसको समाप्त नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज मास्क वितरण का कार्यक्रम करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना मास्क के मिलता है, या रास्ते के अंदर कोई भी व्यक्ति जो मास्क लगाए बिना मिलता है तो हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अगर आपको जो अब भय मन से मिट गया है, पुलिस और प्रशासन को देख के जो भय है वो बीमारी के प्रति भय होना चाहिए। सामाजिक सरोकार से जुड़े काम में आप क्या सहयोग की आशा रखते हैं ताकि इसे और आगे बढ़ा सके? देखिए, ये मैंने पहले भी ये बात कही है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को नहीं समझेगा और सभी को साथ में लेके हम लोग नहीं चलेंगे और इस महामारी को लेके हमारे मन में भय नहीं होगा, तब तक हम इस महामारी से, इस कोरोना रूपी जो एक राक्षस जो पूरे विश्व के ऊपर और अपने मुंह को खोले बैठा है, इसको हम नहीं भगा सकते, इसको दूर नहीं कर सकते। और इसके साथ में राज्य सरकार का सहयोग भी हम चाहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से और जो अस्पताल बनाए गए हैं, जो अस्पताल पहले से है, उनके अंदर सुविधाएं तो बढ़ा दी। ऑक्सीजन प्लांट भी प्रत्येक जिले के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर लगाए हैं और भी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। लेकिन जब कोरोना के मरीजों को वहां पर भर्ती किया जाता है, उनको एडमिट किया जाता है, तो अन्य बीमारियों से जो पीड़ित पेशेंट है, एक तो वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं,
उनकी देखरेख और संभाल नहीं हो पाती है, उससे कोरोना की मृत्यु दर पे तो कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, साथ के अंदर अन्य बीमारियों के मरीज भी जो है वो मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं। तो एक तो प्रत्येक अस्पताल के अंदर राज्य सरकार को चाहिए कि वे अलग से इसके वार्ड बनाएं और चिकित्सा सेवाएं भी अलग से, वहां पर अलग से चिकित्सक, अलग से स्टाफ लगे, ताकि अन्य बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं वो परेशान ना हो और सुचारू रूप से उनका इलाज चल सके। एक मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार चाहे और संभव हो सके तो शहर से दूर कोरोना के लिए अलग से वार्ड, अलग से हॉस्पिटल गठित करें जगह जगह प्रत्येक जिले के अंदर, ताकि शुद्ध वातावरण पेशेंट को मिल सके और जल्दी रिकवरी हो सके। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रत्येक नागरिक को जागरूक होकर अपना स्वयं का जो एक जिम्मेदारी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो जिम्मेदारी दिखानी होगी, और हमारे परिवार, चिर परिचित लोगों को भी इसके लिए तैयार करना होगा और बताना होगा उनको कि जब तक हम भय नहीं मानेंगे इस रोग को, हम ये समझ के कि ये मृत्यु के ग्रास तक ले जा सकता है, तब तक। एक बात और, एक वैक्सीनेशन निडर होकर, निर्भय होकर प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर लेनी चाहिए। जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा, चाहे वो जैसे मान लो शुरू के अंदर राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा कि वैक्सीन समय समय पर जरूर लें, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र जीवनदायिनी औषधि है। इसी से हम इस बीमारी से हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वैक्सीन जो है उसके लिए और प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और एक मास्क ये मान के नहीं कि पुलिस वाले सामने आ रहे हैं तो हमें अब लगाना चाहिए, नहीं तो हमारा चालान कट जाएगा या फिर कोई और दंड मिल जाएगा। नहीं, सभी को जिम्मेदारी समझ के कि हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क हमें लगाना ही लगाना है। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो इस बीमारी को लेकर हम अपने घर में आ जाएंगे और घर के सदस्यों को ले देंगे, और घर के सदस्यों के साथ में हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी इस पीड़ा के अंदर हम इस मुश्किल में डाल देंगे। इसलिए ये समझदारी रखनी बहुत ही जरूरी है, इस ओर जागरूक होना बहुत जरूरी है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को लेकर जागरूक हो कि इस महामारी से लड़ने के लिए स्वयं का जिम्मेदार होना सबसे आवश्यक। कमलकांत जी, ये भी समझाना जरूरी है कि संदेह होने पर तत्काल मेडिकल सहायता लें और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पब्लिक प्लेसेस पर पालन भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ये अत्यंत आवश्यक है कि जैसे ही हमें अगर ऐसा महसूस हो कि भाई सर्दी जुकाम या कुछ ऐसा सांस लेने में तकलीफ या किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हो रही है तो स्वयं डॉक्टर ना बने, तुरंत प्रभाव से चिकित्सकीय टीम जो है, जो भी नजदीक अस्पताल है वहां जाकर तुरंत जांच करवाए। क्योंकि अगर इसमें लापरवाही बरती जाएगी तो निश्चित रूप से इस रोग को हम दूसरे लोगों तक और ट्रांसफर करने के दोषी बन जाएंगे। तो ये तो करना ही करना है। और जो हमारे देश की जो चिकित्सकों की जो टीम है, उन्होंने तो भगवान के और दूत बनकर जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे समय के अंदर जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने के अंदर डर रहे थे, मौत दिख रही थी चारों तरफ, उस समय और हमारे देश के पूरे विश्व के जो चिकित्सक हैं और चिकित्सा की जो टीम है, उन्होंने जो कार्य किया है, जो एक कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है, उनको तो सलाम है। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और सभी लोगों को बिल्कुल इस ओर जागरूक होना चाहिए कि अगर सर्दी जुकाम या किसी भी प्रकार का ऐसा लगता है कि हमें कोरोना या कोरोना नहीं भी है तो एक बार जांच अवश्य करवा लें, क्योंकि संभावना बनी रहती है इस समय। जी, साथ ही ये भी बताएं कि सभी के किए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझना कितना जरूरी है। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और जितने भी एनजीओ इत्यादि जो इस कोरोना काल के अंदर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सभी से मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि देश के लिए ये बहुत मुश्किल का समय है। पिछले 2 साल से हम इससे लड़ते आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो सक्षम है, सामाजिक कार्यकर्ता या व्यापारी व्यवसायी
या फिर कोई कर्मचारी अधिकारी जो सक्षम है, वो ऐसे समय के अंदर प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा के लिए तत्पर रहे और ये नहीं माने कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस महामारी से लड़ने में हम अपना अपना सहयोग दें। कोई सक्षम है तो भोजन की व्यवस्था करे, कोई सक्षम है तो मास्क है, सैनिटाइजर है, दवाओं की व्यवस्था करे और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करे। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करेगा कि नहीं, हमें मास्क पहनना है, हमें दूरी बना के रखना है, हमें समय पे वैक्सीन लेनी है। आखिर में आप कोविड के प्रति सावधानी के मद्देनजर आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? केवल डॉक्टरों की ये जिम्मेदारी इसको नहीं समझे, स्वयं भी जिम्मेदार बने कि हमें इस रोग से लड़ने के लिए जो भी उपाय हैं, जो भी सावधानियां हैं, वो हमें बरतनी चाहिए। क्योंकि केवल डॉक्टर ही सब कुछ करेंगे ऐसा अगर सोचकर हम बैठ जाएंगे कि पुलिस वाले ही इस रोग को रोक लेंगे या चिकित्सकों की टीम है वो ही इस रोग को रोक लेगी, तो ऐसा नहीं है। हमें स्वयं जिम्मेदार होके और उनका कंधे से कंधा मिलाकर हमें साथ देना होगा। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार होकर, जागरूक होकर इस ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। तभी आने वाले समय के अंदर जो ये एक मतलब जो आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, उस आंकड़े को हम तभी रोक पाएंगे जब सभी जागरूक हो। इसी के साथ हमारा पहला सेशन अब यहीं खत्म होता है। कमलकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़कर आपने कोविड के प्रति सावधानी और जागरूकता के बारे में अपने योगदान और जरूरी जानकारी साझा की। आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर और लोगों को जागरूक करने के लिए, सच्चाई से अवगत करवाने के लिए आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, बहुत से चिकित्सक जो इसके अंदर दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके लिए मैं न्यूज़ 18 की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। वापस लौटकर आपके साथ फिर एक बार हम लाइफलाइन ई कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाएंगे और सेहत से जुड़े न्यूरो संबंधी विषय पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज लाइफलाइन ई कॉन्क्लेव में हम एक्सपर्ट से जान रहे हैं सेहत से जुड़ी तमाम विशेष जानकारियां। अब इस खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस सेशन में हमसे बात करने के लिए जुड़ेंगे कोठारी हॉस्पिटल बीकानेर से डॉक्टर संजीव छाबड़ा, जो हमें बताएंगे न्यूरो संबंधी परेशानियां और उनके इलाज में। साथ ही ये भी जानेंगे कि कोविड की वजह से किस तरह न्यूरो संबंधी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं और क्या सावधानियां बरतने की खास जरूरत है। सबसे पहले डॉक्टर संजीव छाबड़ा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के न्यूरो से जुड़े क्या प्रभाव हो सकते हैं। न्यूरो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या न्यूरो रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से जो देखा गया है जनरल पब्लिक के अंदर माइल्जिया जो रह रहा है कि पोस्ट कोविड मसल्स में बहुत पेन है, लेग पेन हो रहा है, लो बैक पेन है, जब वो रेस्ट भी कर लेते हैं उसके बाद भी उनको फ्रेशनेस फील नहीं होती है। वो माइल्जिया जो है एक मुख्य कॉम्प्लिकेशन है जो जनरल पब्लिक में देखा जा रहा है। इसके अलावा हेडेक बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर देखा गया है कि पोस्ट कोविड हेडेक पाया गया है, माइल्जिया पाया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये देखा गया है कि अटेंशन डेफिसिट हो गई है, थोड़ी सी जो उनकी कंसंट्रेशन एबिलिटी थी वो थोड़ी सी डिक्रीज पाई गई है। कुछ लोगों में जैसे जो आईसीयू पेशेंट रहे या थोड़े से क्रिटिकल हुए उनमें मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, एनकेफेलोपैथी। इसके अलावा कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ी हैं क्योंकि स्ट्रोक के इंसिडेंसेस पोस्ट कोविड कुछ ज्यादा पाए गए। डॉक्टर संजीव, ये भी जरूरी विषय है जिस पर सही जानकारी होना सभी के लिए जरूरी है। अब हमें ये बताएं कि स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं और क्या ये समझने से हम समस्या को ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। स्ट्रोक बेसिकली जो स्ट्रोक के टाइप्स हैं उसमें दो टाइप्स मेनली देखे गए हैं, जिसमें इस्चेमिक स्ट्रोक मोस्ट कॉमन कोज है स्ट्रोक का, जिसके अंदर क्या होता है जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली मेन वेसल्स होती हैं उसके अंदर वो ब्लॉकेज हो जाता है, उसके द्वारा
ब्रेन के टिश्यू को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो पहुंचनी होती है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है उसमें वो काम करना, फंक्शनलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। सेकंड टाइप का जो स्ट्रोक होता है वो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लीडिंग होती है ब्रेन के अंदर और क्लोट बन जाता है। उस क्लोट की वजह से जो हेमेटोमा डेवलप हुआ वो अपना मास इफेक्ट दिखाता है, और जिस साइड में पेशेंट को क्लोटिंग होती है उसके अपोजिट साइड में वीकनेस आना, फेस का टेढ़ा हो जाना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। जो कोविड का पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इस्चेमिक स्ट्रोक को कोविड ने काफी इन दिनों में बढ़ावा दिया है। डॉक्टर संजीव, वर्तमान समय में हमें स्ट्रोक से बचाव के लिए किस तरह की जागरूकता की जरूरत है ताकि समय रहते सही उपचार भी मिल सके? बेस्ट वे फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक प्रिवेंशन, नंबर 1 इज हेल्दी डाइट, मींस लो फैट और हाई फाइबर की जो डाइट होती है, जिसमें कम नमक, घी, तेल का परहेज रखकर जो डाइट दी जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स को हेल्दी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है। नंबर 2 इज रेगुलर एक्सरसाइज, जो भी अपना रूटीन एक सेट करके रेगुलर टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालना, प्राणायाम करना, ये काफी फायदेमंद है। इसके अलावा जो क्रोनिक स्मोकर हैं, अगर वो स्मोकिंग को अवॉइड करें और जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं अगर वो उस चीज को अवॉइड करते हैं तो ये काफी हद तक लाभकारी है स्ट्रोक के प्रिवेंशन में। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये स्ट्रोक की समस्या पिछले कुछ समय से बढ़ी है? बिल्कुल, आप रेगुलर ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें, और अगर ब्लड प्रेशर आपका रेगुलर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो उसके लिए एक्सरसाइज शुरू करके, कम नमक, घी, तेल का खाना शुरू करके, और अगर उससे कंट्रोल में नहीं आता है तो एक टेबलेट बीपी के लिए जो भी स्टार्ट करें, क्लिनिशियन की कंसल्टेशन के बाद उसको आप रेगुलर वे में खाएं, ताकि आपका ये स्ट्रोक होने की जो संभावना है वो मिनिमाइज करी जा सके। डॉक्टर संजीव, क्या बीपी की समस्या की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है? इसमें मुख्य जो मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि मोस्टली पेशेंट क्या करते हैं, जैसे हमने किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करी, तो पेशेंट कुछ दिन रेगुलर मेडिसिन खाने के बाद जब वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करता है तो वो बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर इज राइट नाउ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, या आज हमारा बीपी सही आया है तो आज हम मेडिसिन क्यों लें। इस तरह की जो मिथ्स हैं वो उनको ये समझना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल आया है वो आपका रेगुलर मेडिसिन और जो आपको एक्सरसाइज